नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से कहानियों के सफरनामे पर। हम सुन रहे हैं हजारों ख्वाहिशें। पिछले भाग में दिल ने वो कह दिया जो लफ्ज बरसों से ढूंढ रहे थे। पर मोहब्बत सिर्फ इजहार नहीं होती, वो तो हर रोज खुद को साबित करती है। जहाँ कल तक खामोशी थी, आज वहाँ वादों की सरगोशी है। लेकिन क्या हर वादा किस्मत की मंजूरी पाता है? तो चलिए सुनते हैं हजारों ख्वाहिशें भाग 5। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। माना कि मोहब्बत कितनी भी बार हो सकती है, पर वो पहली वाली फीलिंग कहाँ? वो चेहरे पर खिलती हंसी, शर्माकर बगले झांकना, उसकी एक झलक के लिए खाली सड़कों की खाक छानना, ये सब तो पक्का पहली बार ही होता होगा। जैसा कि हो भी रहा था। जीवन जैसे कोई हसीन गजल बन चुका था, श्रृंगार रस से परिपूर्ण लग रहा था। हमेशा सोचता था कि यह फर्स्ट आना इतना जरूरी क्यों है? क्या फर्क है कि इम्तिहान में या रेस में कोई फर्स्ट आए या फिर कोई सेकंड? फर्क शायद तब समझ आया जब जिंदगी में कोई पहली बार आया। जैसे बारिश की पहली बूंद, जैसे बौराई हुई हवा का एक झोंका जो सबसे पहले चेहरे से टकराता है। समुंदर किनारे बैठे लहरों का एक छोटा सा गुच्छा जो पैरों में गुदगुदी करके चला जाता है, वह पहला खास होता है। हमेशा पास हो या न हो, वह एहसास जीवन भर साथ रहता है। मेरी जिंदगी में वो सर्दी में बरसात की तरह आई थी और भर गई थी इस ब्लैक एंड वाइट जिंदगी को इंद्रधनुष के रंगों से। सर्दियां अब अपने अंतिम पड़ाव पर थीं। बसंत ऋतु दस्तक दे रही थी। बागों में बहार आने लगी थी। अब तक जहां मैसेज करने से पहले भी 2 बार सोचना पड़ता था, अब कॉल करना एक जिम्मेदारी लगने लगा था। उसने खाना खाया या नहीं, चिंता होने लगी थी। हमारी अब लगभग हर रोज ही मुलाकात होती। मिलने के लिए बहाने बनाने की जरूरत अब नहीं पड़ती। रात को देर से मिलने आती थी तो डर लगता था, इसलिए वापस ऑटो से छोड़ के आया करता था। कॉलेज की अटेंडेंस शॉर्ट थी। प्रॉक्सी से काम चलता था। रात को देर से सोना, सुबह धक्के से उठना और कॉलेज के लिए भागना। मेट्रो पकड़कर शाम को उससे मिलने पहुंच जाना अब रूटीन सा हो गया था। हाथ पकड़कर चलना अब आदत बन गई थी। रोड पार करते वक्त अपने आप ही मैं उसके और ट्रैफिक के बीच में आ जाया करता। वह मेरे साथ डीटीसी बस में धक्के भी खाती थी। हरे रंग की लो फ्लोर बसों की बड़ी सी खिड़कियों से झांककर बाहर का नजारा देखते। इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, दिल्ली हाट, जहां मन करता उतर जाते। एक दूसरे का हाथ पकड़कर मेट्रो में साथ सफर करते। राजीव चौक की बेहिसाब भीड़ भी हमें जुदा न कर पाती। क्या पता था कि जिस लड़की को इसी मेट्रो में पहली बार देखा था, उसके संग जिंदगी भर यूं मेट्रो में सफर करूंगा। वह मुझे कभी मेट्रो में एस्केलेटर से चढ़ने न देती, खींच कर ले जाती सीढ़ियों की तरफ। मैं तेज कदम रखते हुए आगे निकलता तो वह हाँफने की एक्टिंग करती। मैं रुकता और फिर वह मुझसे आगे निकलकर पहले ऊपर पहुंच जाती। मैं भीड़ में अक्सर खो जाया करता था। तुम इतने एब्सेंट माइंडेड हो, वो कहती, फिर हाथ पकड़कर खींचती हुई मुझे ले जाती। अगर मेरी नजर किसी और पर जा टिकती तो कनपटी पर 2 रख भी देती। कनॉट प्लेस अक्सर जाना होता था। बातें करते करते कब सेंट्रल पार्क के समक्ष 7 फेरे ले लेते, पता ही न चलता। कभी रीगल में रिक्शा वालों के साथ फिल्म देखते तो कभी हनुमान मंदिर के बाहर कचौरी खाने चले जाते। कभी कमला नगर में चाट खाते, कभी मजनू का टीला में मोमोज, कभी बत्रा सिनेमा में पिक्चर देखते तो कभी नॉर्थ कैंपस की रिज रोड पर साइकिलिंग। साइकिल के डंडे पर बैठाकर मैं उसे सैर कराता और वह अपनी स्कूटी के पीछे बैठाकर मुझे। उस स्कूटी पर हम दिल्ली का कोना कोना नाप चुके थे। कभी सड़क किनारे किसी टपरी पर चाय पीते तो कभी कॉलेज कैंटीन में मैगी खाते। जैसे किसी पड़ोसी मुल्क को दूसरे देश की सीमा से लगी जर्जर जमीन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नजर आती है।
ठीक वैसे उसे मेरी प्लेट में रखी मैगी अपनी प्लेट से अधिक दिखाई पड़ती थी, इसलिए मेरी प्लेट से चुराकर खा जाती। धीरे धीरे प्लेट दो से एक हुई, फिर चम्मच भी एक ही। धीरे धीरे खिलाने वाला हाथ भी एक हो गया। जब हम प्यार में होते हैं तो यार दोस्तों को भूल जाया करते हैं। आसपास की गतिविधियों से, देश और दुनिया में हो रही किसी भी घटना से बेखबर किसी काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। मैं अब बढ़ते पेट्रोल के दाम पर अपनी नाक नहीं सिकोड़ता और न ही खाने पर लगने वाले सर्विस चार्ज पर कोई सवाल उठाता था। शायद इसे ही रिलेशनशिप का हनीमून पीरियड कहते हैं। इसी बीच संत वैलेंटाइन दिवस का आना हुआ। दरअसल वैलेंटाइन वो महान ऋषि थे जिन्होंने रोम शासन के दौरान चोरी छुपे कई युगलों का प्रेम विवाह कराया था, जिसकी वजह से उन्हें सजा ए मौत मिली। आज के इस भौतिकवादी युग में लोग उनका बलिदान भुला चुके हैं। मोहब्बत एक बड़ा मार्केट है और आज के लड़के प्यार के इस बाजारवाद में महज उपभोक्ता हैं, जिन्हें किसी भी हाल में अपनी प्रियतमा को महंगे गिफ्ट्स देकर सेटिंग कर लेनी है। अब समाज का हिस्सा होने के नाते हम इन पाखंडों से कैसे अछूते रह सकते थे। इसलिए आदर्श प्रेमियों की तरह हमने भी पूरा वैलेंटाइंस वीक सभी रस्म और रिवाज के साथ मनाया। पर सवाल यह था कि सरप्राइज क्या दिया जाए। मैंने तो बचपन से ही सोच लिया था, जिससे प्यार करूंगा उसे एक HF90 ब्लैंक कैसेट में कुछ मनपसंद गाने रिकॉर्ड कर दे दूंगा, मानो हमारी जिंदगी यश चोपड़ा की कोई रोमांटिक फिल्म हो और वह कैसेट हमारी फिल्म का म्यूजिक एल्बम। पर कैसेट के साथ उसे देने के लिए ऐसा क्या हो जो कुछ अलग मगर बेहद खास हो। सभी परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस लगाने के बाद शाहपुर जाट के एक बुटीक पर बैठकर खुद को फैशन डिजाइनर कहने वाली लेडीज टेलर के पास गया और उससे चंद्रकांता वाली ड्रेस बनवाई। पंडित जी और पिंटू को रिश्वत के तौर पर दारू की एक बोतल दी। साथ ही बतरा में लेट नाइट शो का टिकट थमाकर बेघर कर दिया। पंडित जी के निकलते ही मैंने शाम को उसे बुलाया। उसके आते ही मैंने उसकी आंखों पर एक लाल रिबन बांधा और उसके सामने वह चमचमाती ड्रेस रख दी और फिर टेप रिकॉर्डर पर उस कैसेट को भी चला दिया। वो खुशी से फूली न समा रही थी। वो ड्रेस पहनकर इतनी खूबसूरत लग रही थी, मानो सच में वो विजयगढ़ की शहजादी हो। उसके चेहरे की आभा देखते बनती थी। लौंग का वो लश्कारा, सुरमई आंखें, हल्की झुकी सी पलकें, थरथराते होंठ, बिखर कर आते उसके बाल। हाय, रात के इस आगोश में शाम सी ढल रही थी चंद्रकांता। अपने ही आफताब में मोम सी पिघल रही थी चंद्रकांता। दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रहे और फिर कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि फिल्मों में होता है, जब चुपके से इश्क के गुल खिलते हैं और प्रतीकात्मक तौर पर पर्दे पर दो फूल आपस में मिलते हैं। वो रात उसकी बातों की तरह लंबी होती गई और आशना उसकी आंखों की तरह गहरी। हम कॉलेज में अब लव गुरु हो चले थे। सीनियर और जूनियर सभी को इस बात की खबर लग चुकी थी। फिल्मों की ही तरह हॉस्टल में भी ऐसे मौकों पर पार्टी का आयोजन होता है। वैसे भी हॉस्टल में शामें बहुत बेजार गुजरा करती थीं, इसलिए लोग छोटी छोटी बातों में खुशियां खोज लिया करते। बहाना जो चाहिए होता था दारू पीने का। जन्मदिन, ब्रेकअप, लिंकअप हो या इम्तिहान के नतीजे आए हों या फिर किसी के अकाउंट में आए हों सरकारी स्कॉलरशिप के पैसे, कोई भी मौका हो, पार्टी के बिना किसी को छोड़ा नहीं जाता। जब यार दोस्त एक साथ हाथ में बियर की बोतल लिए चीयर्स करते हैं, तब धर्म, जात, भाषा, क्लास सभी बंधन अपने आप टूट जाते हैं। महफिल जमाते लौंडों की इन चर्चाओं में राजनीति से लेकर क्रिकेट तक की बातें होती हैं। बैच की लड़कियों के किस्से बयान होते हैं। किसका टांका कहाँ फिट है और किसका काटा जा रहा है, सभी राज उगले जाते हैं। पार्टी में पिंटू और पंडित जी के अलावा कुछ खासम खास दोस्त, सीनियर और जूनियर्स को बुलाया गया। स्कॉच और व्हिस्की मंगवाई गई थी। चखने में कोई साधारण नमकीन नहीं, बाकायदा
तले हुए काजू और रोस्टेड चिकन मंगवाए गए थे। मेन कोर्स के लिए बिरयानी बनाने का प्लान था और यह जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। इसके लिए मुझे भरपूर सहयोग दिया गया। किसी ने प्याज छीले तो किसी ने अदरक लहसुन कूटी। कोई बाजार से चिकन लाया तो कोई दारू की पेटियां। एक आदमी को डीजे के तौर पर पार्टी के मूड के हिसाब से गाने बजाने के लिए बैठा रखा था। उधर लोगों ने 2 घूंट गटके और वैसे ही गाने के रंग बदलने लगे। पार्टी का श्री गणेश हमेशा की तरह अंग्रेजी गानों से हुआ। फिर पंजाबी धुनों पर नागिन डांस हुआ। नशा जब अपने चरम पर पहुंचा तो हॉस्टल अल्ताफ राजा के सुरों से सराबोर हुआ। गानों की ही तरह आदमी नशे में बात करने का भी एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करता है। यहाँ सभी के साथ कभी न कभी एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी चोटें उनके दिल में अभी तक ताज़ा थीं। किसी को स्कूल टाइम की सहेली ने भाईजान कहकर भाईजोन किया था, तो किसी को प्रिंसिपल के ऑफिस की पीए ने, किसी ने फेसबुक पर एंजल प्रिया के धोखे में, किसी ठरकी लौंडे से चैटिंग करके अपना कटाया, तो किसी ने सबवे पर चिपके बॉडी मसाज कराइए वाले विज्ञापन से हाथ में जाम लेकर सभी एक तरफा प्यार से पीड़ित मजनुओं ने अपनी बेइंतहा मोहब्बत के दिले मिली वफा का बखान कुछ इस तरह किया। मोहब्बत तो भैया चाइनीज आइटम है, कोनो गारंटी नहीं। किस्मत अच्छी रही तो लाइफ लॉन्ग साथ निभ जाए, और नहीं तो शाम को शुरू हुआ और सुबह की अंगड़ाई से पहले ही खत्म। एक ने कहा, यार लड़की के किए गए वादे चुनावी घोषणा पत्र से कम जाली और छली नहीं होते। लड़की को प्यार करना वोट डालने जैसा ही है। जरूर डालो मगर सूझबूझ के साथ। अगर इस उम्मीद के साथ वोट डालोगे कि पार्टी वादे पूरे करेगी तो दिल तो टूटेगा ही, ऊपर से फ्रस्टिया और जाओगे। दूसरे ने उस बात को आगे बढ़ाया। जैसे ही बिरयानी पकने को हुई, दूसरे हॉस्टल से भी नरभक्षी खुशबू सूंघते आ पहुंचे और खाने पर टूट पड़े। मैंने चखने के तौर पर मंगाए गए पनीर टिक्के से ही अपना काम चलाया। दरअसल क्या है ना कि मैडम को जानवरों को मारकर खाने के रिवाज से सख्त नफरत थी, किसी धार्मिक कारण से नहीं। उसका मानना था, जो कि अब से मेरा भी मानना है, कि सिर्फ अपने स्वाद के लिए किसी निरीह प्राणी को मारना, तलकर मसाले में भूनकर खाना, दिस इज अननेचुरल एंड अनएथिकल। मेरे अंदर यह अभूतपूर्व बदलाव देखकर पंडित जी और पिंटू दोनों हैरान जरूर थे, पर उस वक्त वे कुछ न बोले। खाना खत्म होते ही जाम का एक राउंड और चला और उधर पार्टी का मूड भी धीरे धीरे बदलकर जिंदगी और फलसफे तक जा पहुंचा था। यार मोहब्बत का भी साला कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। जैसे हर प्रीपेड कनेक्शन की वैलिडिटी होती है ना, वैसा कुछ। और प्लान एक्सपायर होने से पहले आदमी को एक बार इत्तिला तो करना चाहिए। कम से कम कनेक्शन काटने से पहले इतना वक्त तो दे दो कि आदमी नया नंबर लगवा ले। एक दोस्त ने नम आंखों से अपनी भावनाएं व्यक्त की। इतने में पिंटू भी मैदान में कूद पड़ा। मेरा तो मानना है कि आदमी साला कुत्ता है और औरत बिल्ली। कुत्ते को खिलाना छोड़ दो, दुम हिलाते हुए पीछे पीछे भागेगा, पर बिल्ली को तुम खिलाना छोड़ दोगे ना, दूसरे घर में चली जाएगी। 2 घूंट गटकते हुए वह बोला, Men are dogs and women are bloody cats। भैया यह फिलॉसफी तो किसी मशहूर किताब से इंस्पायर्ड लगती है, मैंने टोकते हुए कहा। जी नहीं, यह हमारी अपनी थ्योरी है। लाइफ हैज टॉट मी इनफ टू रीच टू दिस कंक्लूजन। पहाड़ की चोटी पर आसीन किसी महापुरुष की भांति वह बोला। पिंटू की ही तरह अब बाकी लोग भी अंग्रेजी में बतियाने लगे थे। पार्टी के बाद मैं और पिंटू पंडित जी को ऑटो रिक्शा में ड्रॉप करने गए। मैं रास्ते भर उन्हें अपनी दास्तां ए मोहब्बत सुनाता आ रहा था। ऑटो वाला भी बड़े मजे से सारी कहानी सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। पिंटू के दिमाग में जाने क्या ख्याल आया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए वह बोला, अबे साले, तुम्हारी वाली भी ब्राह्मण निकली। क्यों, क्या हुआ? हुआ तो नहीं पर हो सकता है, कहीं वो मैथिल तो नहीं?
पता नहीं। कर लेना पता। पहले हंसा, फिर बोला, वो भी मैथिल थी। चोट खाया आशिक था, इतना टांग खींचना तो बनता था। अबे, क्या तुम भी शुभ मौके पर ऐसी अशुभ बातें कर रहे हो? पिंटू को फटकारते हुए पंडित जी बोले। ऑटो वाला, जो अब तक सारी बात ध्यान से सुन रहा था, पीछे मुड़ा और हिचकते हुए बोला, वैसे एक बात कहें भैया, हमारी भी गर्लफ्रेंड थी गांव में। हम ब्राह्मण और वो यादव। बड़ा संगीन मामला था। हम तो जैसे तैसे लड़ झगड़ कर घर वालों को शादी के लिए मना लिए थे, पर उसके पिताजी नहीं माने। आखिर गांव से भागकर दिल्ली आ गए। गांव वापस नहीं जा सकते ना, इसलिए पंडिताई छोड़कर ऑटो चला रहे हैं। बुरा मत मानना, पर हमाम में साले सब नंगे हैं। ऑटो वाले का प्रेम पुराण खत्म हुआ तो पंडित जी ने ऑटो लल्लन मियाँ की दुकान पर रुकवा लिया। 3 माइल दीजिए लल्लन मियाँ। पंडित जी ने 500 का करारा नोट थमाते हुए कहा। 2 ही दीजिएगा, मेरे लिए बस एक चुटकी। मैंने लल्लन मियाँ को आदेश दिया। काहे बे? अचरज से मेरी तरफ देखते हुए पिंटू बोला। कुछ नहीं, ऐसे ही। मैंने बात टालनी चाहिए। इतनी जल्दी? अबे साले, तुम सिगरेट छोड़ भी दिए? हैरत में पिंटू ने मुझे देखा, फिर खूब देर तक हंसा। पंडित जी भी अचानक हुए इस हृदय परिवर्तन से स्तब्ध थे। फिर सिगरेट को देखते हुए बोले, अच्छा किया, हमें कोई मिल जाए तो हम भी छोड़ देंगे। फिर एक लंबी फूंक मारते हुए किसी गहन सोच में डूब गए। पार्टी वाले दिन काफी मित्रों ने भाभी से मिलने का अनुरोध किया था। अब उसके कॉलेज तो लगभग रोज ही जाता था। सोचा उसे अपना कॉलेज दिखाऊंगा, और पिंटू से भी तो उसे मिलवाना था। सोचा इस बहाने बाकी लोग मिल भी लेंगे और जलने वाले जल भी लेंगे। हमारे हॉस्टल का केयर टेकर हर संडे गर्ल्स हॉस्टल की सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ घूमने निकल जाता था। सोचा कि मौके का फायदा उठाया जाए और संडे को ही कॉलेज के साथ साथ कुछ घंटे के लिए सही हॉस्टल का कमरा भी दिखा दिया जाए। पहली बार हॉस्टल के इस कमरे में स्त्री प्रवेश होने वाला था, इसलिए आव भगत में कोई कमी न छोड़नी थी। मेस वाले को कुछ पैसे दिए और उसने कमरे को एकदम चकाचक नए जैसा कर दिया। सफाई अभियान के बाद कमरा महकाने के लिए और यह दिखाने के लिए कि मैं अब संस्कारी बन गया हूँ, पूरे कमरे में धूप बत्ती से धुआं धुआं किया। रूम में एक पुरातन काल का फायर अलार्म लगा हुआ था, जो कभी हमारे सीनियर्स ने फर्स्ट सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए बनवाया होगा। अचानक से उठते धुएं से अलार्म बज उठा। उस नादान अलार्म ने सुलगती सिगरेट की शिकन जानी थी। शायद धूप अगरबत्ती से उठती दुआएं नहीं। इतवार की सुबह मैं उसे लेने नॉर्थ कैंपस पहुंचा। वह हॉस्टल के गेट के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे हाथ में झोला देखकर उत्साहित होते हुए वह बोली, ये बैग में क्या भर के लाए हो? गिफ्ट लाए हो मेरे लिए? अरे नहीं, ड्रेस है। कौन सी ड्रेस? वही, निक्कर। आज शाखा गया था ना? अचानक क्यों? तुमने तो कहा था कि छोड़ दिया ये सब। हंसते हुए उसने कहा, अब क्या कोई नई प्लानिंग चल रही है? तुम्हें बताना ही भूल गया, हमारा जो एंटी रिजर्वेशन ग्रुप था ना, दोबारा एक्टिव हो गया है। मेरे सेक्रेटरी पोस्ट से रिजाइन करने के बाद तो सब ठंडा पड़ चुका था, पर अब कुछ नए लोग आए हैं जो आंदोलन को जंतर मंतर से संसद तक ले जाना चाहते हैं। इसलिए सोचा कि थोड़ा मार्गदर्शन दे आऊं। चलो, अच्छा किया। पर एक बात बताओ, क्या तुम सच में विश्वास रखते हो जो वो लोग सोचते हैं या करना चाहते हैं? समझा नहीं। मतलब, अब तो तुम एक अच्छे कॉलेज में हो, अच्छा प्लेसमेंट हो ही जाएगा। सरकारी नौकरी तो तुम्हें करनी भी नहीं। ठीक है, शुरुआत में सबको गुस्सा आता है, पर कब तक यह कड़वाहट लेकर फिरते रहोगे? कड़वाहट नहीं यार, फ्रस्ट्रेशन है। अब तुम बताओ, दुनिया का ऐसा कौन सा हिस्सा रहा होगा जहां किसी तरह का भेदभाव न हुआ हो? यूरोपियन देशों की स्लेवरी, अमेरिका में रेसिज्म, उस लिहाज से देखें तो हमारे समाज में अगर किसी तरह का जातिवाद है भी तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है,
शोषण हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, पर उसके कसूरवार हम तो नहीं है ना। कुछ करना ही है तो पहले इन सभी लोगों को स्कूल में पढ़ाओ, जरूरत मुहैया कराओ। आरक्षण कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, यह बस वोट बैंक का झुंझुना है। तुम उस माहौल में कभी रहे नहीं, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं। मैंने अपनी आंखों से शोषण होते हुए देखा है। नानी के गांव में आज भी छोटी जात का आदमी हम ब्राह्मणों के कुएं का पानी नहीं पी सकता, मंदिर में नहीं घुस सकता। गांवों में अगर कोई बीमार होता है तो सबसे पहले अपनी जात के डॉक्टर के पास जाता है। कितनी जगह पर इंटरव्यू में सिलेक्शन जात देखकर किया जाता है। तुम कभी अपने बनाए किले से बाहर निकलो तो पता चलेगा कास्ट डायनामिक्स कैसे। ब्राह्मण, भूमिहर, ठाकुर, यादव, जाटव सब एक ही गांव में रहकर अपने से नीचे वालों को दबाने में लगे हैं। जहां हमारा देश चांद और मंगल पर पहुंचने के सपने देख रहा है, हमारी मानसिकता गटर में जा रही है। मानो या न मानो, रिजर्वेशन के बाद नीची से नीची जाति के लोग भी उठकर ऊपर आ पाए हैं। उसने जवाब दिया, और जो उठकर आए हैं वही अब दबा रहे हैं। तुम एक बात बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो पूरी तरह से सक्षम हैं, जिनके परिवार में लोग अच्छी सरकारी नौकरी में हैं, बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, किसी चीज की कमी नहीं। फिर किस बात का रिजर्वेशन? आज किसे फर्क पड़ता है कि किसकी क्या जात है? पता है, स्कूल में मेरा एक अच्छा दोस्त था। उसके घर पर हम सब दोस्त ग्रुप स्टडी करते। जब कभी शाम को देर हो जाती तो उसके पापा हमें अपनी नीली बत्ती वाली एम्बेसडर से घर ड्रॉप करवाते। वैसे पढ़ने में होशियार था, पर दिन भर मटर गश्ती करता था। मेरे मार्क्स हमेशा उससे ज्यादा ही आते थे, यहाँ तक कि उसे अपने घर में मेरी वजह से डांट भी सुनने को मिलती। हमने सोचा था कि दोनों एक ही आईआईटी में एडमिशन लेंगे। जब पता चला कि आईआईटी में मेरी रैंक उससे कहीं आगे है, तो मुझे उसके लिए बुरा लगा। क्या पता था कि उसके पास हुक्म का इक्का है। मालूम हुआ कि 5,000 रैंक आने पर भी मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि उसे 20,000 रैंक आने पर आईआईटी दिल्ली मिल गया। उस दिन लगा कि आज के समय एकलव्य या कर्ण कोई है तो वो हम हैं। अब इसमें तुम्हारे दोस्त की तो गलती नहीं है ना। जब शोषण रुकेगा तभी तो आरक्षण बंद हो पाएगा, मुझे समझाते हुए उसने कहा। जब मैंने कोई फर्क नहीं किया तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरे दोस्त ने मेरे साथ टिफिन नहीं खाया, या मेरे मम्मी पापा ने कभी पूछा कि वो किस कैटेगरी से आता है? तुमने कोई भेदभाव भले न किया हो, पर हम जैसे अपर कास्ट के लोग ही तो इतने सालों से इन्हें प्रताड़ित करते आ रहे हैं। हाँ, तो जो कर रहा है उसे डाल दो जेल में। कानून कहता है ना। सिर्फ कानून क्या करेगा? उसने टोका। हाँ, तो रिजर्वेशन ने क्या कर लिया? आजादी को 60 साल से ऊपर हो गए, रिजर्वेशन मिल रहा है ना, तो अब भी शोषण क्यों हो रहा है? आवाज ऊंची करते हुए मैंने कहा। चिल्ला क्यों रहे हो? तुमसे तो कोई बहस भी नहीं करनी चाहिए। तुम जानते क्या हो? पता है, इस देश की एक बड़ी आबादी छोटी से छोटी मूलभूत चीजों से भी महरूम है। जिनके पास खाने को रोटी नहीं, लोग आज भी गटर में घुसकर सफाई करने को मजबूर हैं। इस देश में किसान हैं जो रोज आत्महत्या कर रहे हैं। तुम्हें खुद को छोड़कर किसी और की परवाह नहीं। कितने ज्यादा सेल्फिश हो। हर वक्त बस मैं। अरे, मैं कैसे सेल्फिश हो गया? मैंने भी नारे लगाए थे, डंडे खाए थे जंतर मंतर पर। रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए किया था, सब अपने लिए किया था, किसी दूसरे के लिए नहीं। हाँ, तो तुमने क्या कर लिया अभी तक इनमें से किसी के लिए भी? गांव गांव जाकर लोगों को उनके हकों से अवगत कराया है। माना कोई बड़ा काम नहीं किया, पर अपने लेवल पर जितना कर सकती थी ना, उतना किया है। नुक्कड़ नाटक करने जाती थी या लाल झंडा फहराने के लिए? तुम लोगों ने बिना पॉलिटिकल एजेंडा के कोई काम किया भी है? अच्छा, जैसे तुम तो कभी चड्डी पहनकर शाखा नहीं गए। क्या तुम अपने फर्जी राष्ट्रवाद की मुरली नहीं बजाया करते थे बीच बाजार? मेरी जबान पर टेप लग चुका था।
अब या तो युद्ध भूमि में हार मानी जा सकती थी या फिर एक कुशल योद्धा की तरह गुस्से से सामान उठाकर फेंका जा सकता था। पर मुझे कहाँ पता था कि सामने से ब्रह्मास्त्र आने को है। वह बिलख कर रोने लगी। यह पहला मौका था जब मैं उसे इस तरह देख रहा था। मेरे हाथ पैर फूल चुके थे, असमंजस में था। तुरंत मेरे अंदर का आदर्श बॉयफ्रेंड हरकत में आया और मैंने तुरंत अपनी अष्टभुजाओं से उसके आंसू पोंछे, माफी मांगी, पानी का गिलास थमाया और कसम खाई कि आगे से उससे इस तरह का व्यवहार नहीं करूंगा। तुम बिल्कुल पापा की तरह हो, बिल्कुल इनसेंसिटिव, बस अपने बारे में ही सोचते हो। पता नहीं मैंने क्या सोच लिया था। हाउ कैन आई बी सो स्टूपिड? एक म्यान में दो तलवार रह भी कैसे सकती हैं? रोते हुए उसने कहा। अब गलती तो मेरी ही थी, खामखा ही इतनी बहस की। क्यों जा रहे हो? बस इतना ही तो पूछा था उसने, मना थोड़ी न किया था जाने से। इससे पहले कि FIR दर्ज होती, मैंने खुद ही जुर्म कबूल करने की ठानी। आई एम रियली सॉरी, मुझ में बात करने की जरा भी तमीज नहीं। देखो, आई प्रॉमिस, आज के बाद से इस खामखा की बहस में तुम्हें कभी नहीं उलझाऊंगा, प्लीज। खत्म करते हैं इस बात को यहीं। चलो बाहर चलते हैं। मुझे नहीं जाना। चलो ना प्लीज, देखो तुम्हें पिंटू से भी मिलवाना था। मुझे तुम्हारे उस दोस्त से कतई नहीं मिलना जो मेरे बारे में तुम्हें भड़काता है, वह भी बिना मुझे जाने। डांटते हुए उसने कहा, यार वह तो बस एक मजाक था, प्लीज, ही इज अ नाइस गाय। मैंने मनाते हुए कहा, मैं मैथिल ब्राह्मण नहीं हूं, बता देना उसे। यार होती भी तो क्या ही फर्क पड़ता, तुम भी ना। नेहा को भी तो मैं पसंद नहीं। नेहा कोई दोस्त नहीं, शी इज जस्ट अ फ्लैटमेट, दैट्स इट। और क्योंकि वो ब्राह्मण है, इसलिए पापा ने मुझे उसके साथ रहने के लिए कहा। आया समझ तुम्हें? दैट्स हाउ दिस कास्ट सिस्टम वर्क्स वेयर आई कम फ्रॉम। और एक बात, मैं नेहा की फालतू बकवास सुनती नहीं हूँ, वहीं जवाब दे देती हूँ। गुस्से से मुझे घूरते हुए उसने कहा। इसके बाद थोड़ी और खरी खोटी सुनाई। जज साहिबा के कोर्ट में पेशी हो चुकी थी। दिल को ठेस पहुंचाने का मुकदमा चला। पहला जुर्म समझकर रिहा कर दिए गए, पर अल्टीमेटम के साथ। आखिर उसे पिंटू से मिलवाया। दोनों ने अच्छे से एक दूसरे से हाल चाल पूछा, मानो एक दूसरे के बारे में कितना कुछ जानते हैं। मेरी टांग भी खींची, पर जाने क्यों दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट बनावटी लगी। पिंटू की थोड़ी ज्यादा, इसलिए भी क्योंकि वह जो भी है सीधा मुंह पर कह देता है। बाकी दोस्तों से भी भाभी को मिलवाया गया। कुछ देर दोस्तों ने हमें अकेला छोड़ दिया, कुछ देर भी क्या, सिर्फ शाम ढलने तक ही। वार्डन को भनक भी लगती तो हॉस्टल से बोरिया बिस्तर समेत बाहर फेंक देता। रात को वापस उसे उसके हॉस्टल छोड़ने गया। जब अलविदा कहने का समय आया तो वह मायूस होकर मुझे देखती रही, फिर मेरे करीब आई और यूं खड़ी हो गई मानो किसी छोटी सी बच्ची की बारबी डॉल खो गई है। सब ठीक है ना? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा। घर पर बचपन से बहुत लड़ाई झगड़े देखे हैं, क्या हम हमेशा ऐसे ही लड़ेंगे? उसने उदास मन से पूछा। हाँ, अगर खुद को दूसरे से बड़ा समझेंगे, अगर अहम को हावी होने देंगे, अगर एक दूसरे पर शक करेंगे। पर हम ऐसी कोई भी नासमझी नहीं करेंगे, उसका हाथ थामते हुए मैंने कहा। वह मुझे देखती रही और मैं उसे। देखते देखते पता ही नहीं चला कि हम प्यार में कितने बड़े हो गए हैं और कितने समझदार भी। यकीनन प्यार सब सिखा देता है। सर्दियां गर्मियों की छुट्टी पर जाने को थी। हवा के रंग भी बदल से गए। कोहरे के पहरे के बीच हल्की सी सोंधी धूप खिलने लगी। तेसुओं के फूल सड़क पर गिरे पड़े मिलने लगे। जनवरी जैसे आशिकों को मिलाने के लिए हो, फरवरी प्यार में पड़ने के लिए, और मार्च उस प्यार में नए नए रंग भरने के लिए। होली के रंग से। आखिर होली वो पहला त्योहार था जो हमने मिलकर साथ मनाया। उसके कॉलेज कैंपस में उसकी सहेलियों के साथ जम के होली खेली।
गेरुआ, आसमानी, बसंत, हरा, गुलाबी और लाल सभी रंग एक दूसरे से कुछ यूं गले मिले गोया। रंग के ऊपर रंग चढ़ता गया, रूह घुलती रही और इश्क गहराता गया। एक शाम पंडित जी से मिलने मुखर्जी नगर जाना हुआ। थोड़ा उधार जो लेना था, देखा तो वे पिंटू के साथ छत पर खड़े दूरबीन से कुछ जांच पड़ताल में लगे हैं। अरे वह देखो, लेग ग्लांस। क्या पंडित जी क्या राय है? सड़क से जाती एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए पिंटू ने कहा। फिर मुझे देखा तो हंसने लगा। क्या बात है, आज अचानक दर्शन दे दिए? मैडम ने परमिशन कैसे दे दी आने की? पिंटू मजे लेते हुए बोला। पंडित जी से उधार मांगने आए हैं, मैंने जवाब दिया। तो पिताजी से काहे नहीं मांगते बे? तुम इकलौते हो। कितनी केयर करते हैं घर वाले, और एक तुम साले पैसा मांगने में भी फटती है। यार, पिछले महीने जो कोचिंग फीस देने के बहाने मंगाए थे वह सब कपड़े और गिफ्ट्स खरीदने में उड़ा दिए। कौन सी कोचिंग? IAS, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। अबे साले, मतलब तुम घर वालों को यह बोल दिए कि तुम IAS की तैयारी करोगे? वाह मेरे हरीशचंद्र, देख रहे हो पंडित जी? पंडित जी की ओर इशारा करते हुए वह बोला। याद है जब गोवा जाने का प्लान बनाया था तो महाशय क्या बोले थे? घर वाले परमिशन नहीं देंगे और हम घर वालों से झूठ नहीं बोलेंगे। ये देखो, तुम तो थाली के बैंगन निकले बे। अबे तो तुम कोई कम हो? क्या बोले थे? किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तुम क्या कर रहे हो इधर, ठरकी साले? पिंटू का मजाक उड़ाते हुए मैंने कहा। जब से लड़की क्या आई सुर बदल गए हैं। सिगरेट छोड़ दी, समझ आया। नॉन वेज भी, और अब झूठ भी बोलने लगे। ऊपर से जब देखो वहीं जाकर गुस्से रहते हो। बोल रहे हैं संभल जाओ, वरना जिंदगी भर इशारों पर नाचोगे। हाँ तो नाच लेंगे, जब देखो वही एक बात। मैं बड़बड़ाकर गेट पीटता हुआ गुस्से में वहां से निकल गया। नीचे उतरने को हुआ तो कुछ खुसर फुसर की आवाज आई। जाने क्या ख्याल आया, और दरवाजे पर कान लगाकर बातें सुनने लगा कि पिंटू जरूर मेरे बारे में कुछ उलझलूल बक रहा है। क्या पिंटू तुम भी? नया नया प्यार है। पंछी हैं, उड़ने दो। पिंटू के कंधे पर हाथ रखते हुए पंडित जी बोले। गुस्सा देखा, इसे छोटा भाई समझे हैं, अपनी आंखों के सामने जाने दें। तुम साले अपना काम देखो, ठेका लेकर बैठे हो। क्या दुनिया भर का ज्ञान तो ऐसे पेल रहे हैं जाने कहाँ के लव गुरु हो गए। अपना टाइम भूल गए? नहीं भूले ना पंडित जी। अब जो गलती हम करें वही गलती इसे तो नहीं करने दे सकते ना। और हमारी वाली तो दिमाग की खाली थी। इनकी मैडम तो समझदार है, वो भी फेमिनिस्ट सरीखी। देखो भैया, हर दोस्ती में न एक टाइम आता है जब एक दोस्त को प्यार होता है, दूसरे दोस्त की जलती है, और फिर दूरियां बढ़ जाती है। तुम्हारी दोस्ती में वह टाइम आ चुका है। पंडित जी, जय और वीरू की दोस्ती इतनी भी कच्ची नहीं कि किसी बसंती के आ जाने से इसमें दरार पड़ जाए। पिंटू ने सच कहा। हम छोटी सी बात पर एक दूसरे से खफा भले हो सकते थे, पर जुदा नहीं। मैं तुरंत दबे पांव वहां से निकलकर यूनिवर्सिटी पहुंचा। शाम को मैडम के साथ बाहर डिनर का प्लान था। वेटर कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था। बार बार जानबूझकर महंगी कॉन्टिनेंटल डिशेस को अपनी स्पेशलिटी बताते हुए ऑर्डर करने के लिए मजबूर कर रहा था। हमने भी बातों में आकर ऑर्डर कर दिया, पर खाना निकला बिल्कुल ही घटिया। गुस्सा तो आना जायज था। मैडम ने मैनेजर को बुलवाकर खूब सुनाया। सर्विस चार्ज तो हटा ही, साथ में कम्प्लीमेंट्री स्वीट डिश भी मिली। मैंने भी लगे हाथ रेस्टोरेंट के नाम पर चल रहे स्कैम की पोल खोल दी। किस तरह यह लोग एक की चीज को 10 में बेचते हैं। अरे भैया, जितने की यहाँ एक रोटी मिल रही थी उतने में तो कैंटीन में एक पूरी थाली आ जाती है, रायता और सलाद के साथ। और कितने लोग तो मेस वाले को उसके पैसे भी नहीं देते, पर यहाँ तो ऊपर से फलाना टैक्स, ढिमकाना चार्ज भी दो। साथ ही मौके पर चौका मारते हुए मैंने अपनी आर्थिक तंगी का बखान किया और अपने कर्जदारों की लिस्ट उसके सामने रख दी।
उसने पहले तो खूब खरी खोटी सुनाई और फिर आइंदा से किसी और से मांगने से मना कर दिया। हमने डिसाइड किया कि अब हम सोच समझकर खर्चा करेंगे। अब हमारी शामें अक्सर बाग बगीचों में गुजरती, जहां कई सारे नवयुवक प्रेम रस का आदान प्रदान करते झाड़ियों के पीछे दिखाई दे जाते। जब बगीचों में हाउसफुल मिलता तो हम यूनिवर्सिटी कैंटीन में वक्त गुजारा करते, बाकी स्टूडेंट्स की तरह कैंटीन के जायके का आनंद उठाते। सड़ी गली सब्जियों से बने वेज मोमोज, बासी आलू के समोसे, कद्दू की पेस्ट में लाल रंग डालकर बनाई गई और टोमेटो केचप, बेकिंग पाउडर और यूरिया मिले दूध की चाय। इधर गर्मियों का आना हुआ। गुनगुनी सी धूप में अमलतास के सुनहरे फूल दिल्ली की सड़कें पर जगमगा रहे थे। हल्की हल्की पुरवई चलने लगी थी। बाहर तपती धूप की वजह से सभी आशिकों ने लाइब्रेरी में डेरा जमा लिया था। एग्जाम्स के आने की घोषणा भी हो गई, इसलिए हमने भी अब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में साथ ही पढ़ना शुरू कर दिया। हम अपनी पूरी गृहस्थी ही वहां ले जाते। लाइब्रेरी के टेबल के ऊपर किताबें, चिप्स, पार्ले जी, चाय के कप्स बिखरे पड़े होते और टेबल के नीचे हमारे हाथ आपस में उलझे रहते। कभी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर, कभी लाइब्रेरी के पीछे के गार्डन में बैठकर पढ़ा करते। पढ़ते पढ़ते उसे नींद आती तो मेरे कंधे पर सर रखकर झपकी ले लिया करती। रात को डिनर के बाद कैंपस में टहलते। तब कैंपस में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करता था। सभी कपल्स इस बात का भरपूर फायदा भी उठाते। कोई नहीं था जो हम पर नजर गड़ाए बैठा था। एग्जाम से हमें आजादी मिल चुकी थी और नेहरू की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को 63 साल हो चुके थे। 15 अगस्त इस बार संडे को पड़ा था। खामखां की छुट्टी मारी गई थी। पिंटू सुबह सुबह आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाषण सुन रहा था। बचपन में हमारे विद्यालय में इस मौके पर झंडा फहराया जाता, बूंदी के लड्डू और चवन्नी की 4 टॉफियां बांटी जाती। फिर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए गए संघ के कोई विशिष्ट कार्यकर्ता सावरकर का महिमा मंडन करते। हमारे लिए आजादी के मायने क्या है, इस बात पर गहन चिंतन कभी किया नहीं। पर उस दिन मैडम के कॉलेज में इसी विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन था। फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़े नाना प्रकार के विचार प्लेट में परोस कर रखे जा रहे थे। डिबेट खत्म होने के बाद हम बाहर लंच के लिए गए। आवाजाही रोज के मुकाबले कुछ कम लगी। ऊपर से ड्राई डे भी था। हर तरफ पुलिस वालों ने घेराबंदी कर रखी थी। शाम को बतरा में पीपली लाइव देखी। इस ब्लैक कॉमेडी में जमीनी स्तर पर जूझ रहे किसानों के मुद्दों को तो उठाया ही, साथ में आज के सर्कसनुमा जर्नलिज्म पर भी जबर कटाक्ष किया गया था। किस तरह टीआरपी के लिए असल मुद्दों से भटककर सनसनीखेज खबरें बनाई जाती हैं और उन्हें मार्केट में बेचा जाता है, यह इस फिल्म में दर्शाया गया था। पर उस फिल्म ने मुझे इतना हैरान नहीं किया जितना कि उसके चेहरे पर झलकती फ्रस्ट्रेशन ने जब उसने कहा, दिस इज द डेथ ऑफ जर्नलिज्म। वापस आते वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए चल रहे निर्माण कार्य में लगे मजदूरों में चमचमाती नियॉन लाइट्स की चकाचौंध के बीच रेड लाइट्स पर भीख मांगते लोगों में नत्था दिखाई देने लगा। ये बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बना लेने से क्या होगा? चांद पर मिशन भेज दिया, पर गांव में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा कुछ भी नहीं। किसानों की उगाई चीजों को दलाल कौड़ियों के भाव खरीदते हैं। जो अन्न उगाते हैं उन्हीं के पास खाना नहीं। ऐसे डेवलपमेंट का फायदा ही क्या? अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हुए उसने कहा, इस देश में इनकलाब की जरूरत जितनी आज से 63 साल पहले थी उतनी आज भी है, शायद और ज्यादा। किसी इनकलाब की जरूरत नहीं। इस देश में एक आदमी भी अपना काम ठीक से कर ले तो चीजें अपने आप ही सुधर जाएंगी, पर कोई साला करना ही नहीं चाहता। मैंने अपनी राय रखी, भैया, कॉमनवेल्थ में सुना है कितना बड़ा घोटाला हुआ है, सब साले चोर हैं यहाँ। ऑटो वाले भैया ने हमारी बात काटते हुए कहा, पहली बार
मैं किसी ऑटो वाले की बात से सहमत हुआ था। दिल्ली में कॉमनवेल्थ की तैयारियां खत्म भी नहीं हुई थी कि रोज अखबारों में इसके अंदर हुई धांधली के लेख छपने लगे। गेम्स के शुरू होने से 2 दिन पहले जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन रखा गया था। मैडम के साथियों ने यहाँ भी नुक्कड़ नाटक तैयार किया था, जिसको देखने के लिए मैं विशेषकर इतनी भारी बारिश में आ पहुंचा था। सफेद रंग का कुर्ता, नीले रंग की जीन्स पहने और गले में लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े सभी ढपली और ताली बजाते एक आवाज में जोर से नारे लगते हुए गोल गोल चक्कर काट रहे थे। वह अचानक से प्रकट हुई और बुलंद आवाज में उसने बोलना शुरू किया। इस शहर की दो ही तो जीवन रेखाएं थीं, यमुना और अरावली। एक को बना रखा है गटर और दूसरे को काट कर बना दिए हैं कंक्रीट के जंगल। जहां अरावली पहाड़ी हुआ करती थी, अब उनकी समाधि स्वरूप मॉल्स बनाए गए हैं। अच्छी तरकीब निकाली सरकार ने भी। अब कोई मानसून हवाएं पहाड़ों से टकराएंगी नहीं, न ही बरसात होगी, न ही फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक जैम। जोर जोर से हंसते हुए वह बोली। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के एवज में शहर भर के भिखारी बेघर लोगों को बसों में भरकर शहर के बाहर छोड़ आए हैं। क्यों? ताकि कोई हमारी गरीबी न देख ले। झुग्गी बस्तियां रातों रात खाली कराई गई और उनमें रहने वालों को दूर कहीं ऊंची ऊंची बिल्डिंग में शिफ्ट करा दिया गया, जहां न पानी था और न बिजली। जिन झुग्गियों को खाली नहीं करा पाए, उन झुग्गियों को शेरा के बड़े बड़े पोस्टर्स से ढक दिया गया। यह कॉमनवेल्थ खेलों का आइकन शेरा पहले पोस्टर्स के पीछे जो जंगल हुआ करता था, वहां रहता था। वो अब टी शर्ट पहनकर सिर्फ पोस्टर पर दिखता है। उसने आगे कहा। जैसे ही उसका मोनोलॉग खत्म हुआ, सड़क पर तालियों की बौछार हो गई और इतने में पुलिस का आगमन भी हो गया। वह तो भला हो जेएनयू के बुद्धिजीवियों का, जिन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, तो पुलिस पहले उन्हें ही बस में भर के थाने ले गई। हमारी तरह बाकी के सब लोग मौका देखकर भाग खड़े हुए। तभी बस स्टॉप पर एक नई नवेली लाल रंग वाली लो फ्लोर डीटीसी आकर रुकी। हम सब तामझाम से पीछे हटकर उस बस में चढ़ गए। वह हालांकि अब भी उस बस स्टॉप पर पुलिस वालों के डंडे खा रहे जेएनयू के छात्रों को देखती रही, जाने किस ख्याल में खोई हुई थी। फिर कुछ देर बाद उसने अपने पर्स में से एक लिफाफा निकालकर मुझे दिखाया। तुम्हें बताना भूल ही गई, कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के टिकट्स हैं। छोटे चाचा ने भेजे हैं। सही है, आए दिन इंपोर्टेड महंगे गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। टिकट्स भी अरेंज हो गई। जलवे हैं सर्विसेज के, पर क्या फायदा, तुम तो जाने से रही। तुम्हारा इतना मन था, मैं क्यों नहीं जाऊंगी। कुछ पल को ठहरी, फिर कुछ सोचकर उसने कहा, अच्छा, तुम्हारी उस स्क्रिप्ट का क्या हुआ? बात कुछ आगे बनी? नहीं, कोई जवाब नहीं आया। वक्त लगता है इन सब चीजों में, बहुत स्ट्रगल है। अच्छा, फिर और क्या सोचा है आगे फ्यूचर के बारे में? अभी तो बस अपनी इस गुल्लक में चिल्लर जमा कर रहा हूं। वैसे भी सपने फ्री में नहीं बिकते, उन्हें देखने की भी हैसियत होनी चाहिए। सोचा तो था कि अगर मुंबई में अच्छी जॉब मिल जाए तो डायरेक्टर लोगों से मिलता रहूंगा। इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट तो नहीं, पर नौकरी हाथ में होना जरूरी है। राइटर बनने का क्या है, कहीं भी बैठ के लिख लो। मुंबई जाकर क्या धक्के खाने, जब इंजीनियरिंग में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं और वाकई इतिहास पढ़ने का शौक है। ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, दुनिया भर में क्या चल रहा है हर खबर रखते हो, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों नहीं कर लेते? पिंटू भी तो कर ही रहा है। कभी सोचा ही नहीं इस बारे में? सोच सकते हो, अभी बहुत टाइम है। हमेशा कहते हो ना ये ठीक नहीं। यहाँ घोटाला है। देश में कोई अपना काम ठीक से नहीं करता। जब डीएम रहोगे तो ग्रास रूट पर काम करने का मौका मिलेगा, और जब प्रमोट होकर मिनिस्ट्री जाओगे तो पॉलिसी मेकर बन जाओगे। अब सिस्टम के बाहर रहकर तो देखो, सिस्टम को बदला नहीं जा सकता ना। अंदर रहकर जरूर तुम अपना काम लगन और ईमानदारी के साथ करोगे तो बहुत कुछ अपने आप बदल जाएगा।
और जो कुछ भी लाइफ से तुम चाहते हो, जैसा मैंने अब तक तुम्हें समझा है, वह सब तुम्हें मिलेगा। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं। मतलब कभी इस ओर ध्यान गया ही नहीं? मुझे लगता नहीं कि मैं कर सकता हूँ। पता है तुम हनुमान हो, अपना सामर्थ्य तुम्हें पता ही नहीं। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट आई फील इट्स समथिंग दैट यू डिजर्व, नॉट एनी रैंडम कॉर्पोरेट 9 to 6 जॉब। मुझे नहीं पता कि मैं कर सकूंगा। बहुत मेहनत चाहिए होती है। तैयारी के लिए आगे जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है। मैंने हिचकते हुए कहा, तो अभी से थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू कर दो और अगले सेशन से कोचिंग भी ले लेना। कोशिश करना कि फाइनल ईयर क्रॉस होते ही फर्स्ट अटेम्प्ट दे दो। और देखो, चिंता मत करो, तुम्हारा हो जाएगा। कोशिश तो करो। कौन सा कैटरपिलर को पता होता है कि वह भी किसी दिन रंग बिरंगी तितली बनकर उड़ेगा? उसने समझाया। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझ पर विश्वास किया था। मुझ में इतनी काबिलियत देखी थी। बड़ा फैसला था। पहले भी तो कितनी बार पिंटू और पंडित जी ने कहा, पर मुझे कभी यकीन ही नहीं हुआ। काफी सोचा। लगा कि शायद वह सही है। मैं अपनी लाइफ को कुछ ज्यादा ही कैजुअली ले रहा हूँ। यही वक्त है। जिंदगी में कुछ कर लिया तो कर लिया, और कुछ ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है। इतने वक्त से पिंटू को पढ़ते हुए देखा है। कौन सा मुझे या किसी और को इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट है? वैसे पिंटू ने सही कहा था। इंजीनियरिंग है ही साली इच्छाधारी नागिन। यहाँ से निकलने के बाद आदमी कुछ का कुछ बन जाता है। कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई स्टैंड अप, कोई फिल्म बना रहा है, कोई चिंदी सा नॉवेल लिख रहा है। यहाँ आकर लोग अपनी राह खोज ही लेते हैं। बस एक मैं, जो अब तक इस बात पर भगवान से खफा था कि आईआईटी में चयन नहीं हुआ। लगा कि मुझे जीवन का एक मकसद मिल गया हो। उस दिन वो सपना सिर्फ मेरा नहीं, हमारा बन गया था। हम रात भर कैंपस में टहलते हुए भविष्य की प्लानिंग करते रहे। चलते चलते पता नहीं कब उस रात के अंत तक पहुंच गए। वह रात जो उस साल के अंत तक पहुंच गई। वह साल जिसने हमें एक दूसरे से मिलाया। बीते साल ने इतना कुछ दिया कि मन किया कि जिंदगी भर के लिए उसे रोक लें। एक कालजयी उपन्यास बनकर यह साल अब जिंदगी भर साथ रहने की जुगत में था। तो आज के लिए बस इतना ही। एक भरोसा, एक सपना और ढेर सारी ख्वाहिशें। क्या ये सपना सिर्फ देखने तक सीमित रहेगा, या हकीकत बनने के लिए किसी बड़ी कीमत की मांग करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए हजारों ख्वाहिशें, सिर्फ कहानियों के सफरनामे पर। धन्यवाद।